नमस्ते, मैं हूं जसप्रीत कौर। कोरोना केसेस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में मास्क पहनना सबसे ज्यादा जरूरी है। हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि मास्क पहनिए, क्योंकि इस महामारी से बचने का एक ही तरीका है, वो है मास्क। और हमने इसको लेकर के कैंपेन भी शुरू किया है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। दिल्ली में 18 से 44 वर्ष उम्र तक के लोगों के लिए कोवैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया है। वैक्सीन की कमी के चलते 125 से अधिक वैक्सीन केंद्रों को अब बंद करना पड़ा। दिल्ली में कोविशील्ड का 18 से 44 साल तक के युवाओं के लिए सिर्फ 3 दिन का स्टॉक बचा है, जबकि दिल्ली में 45 साल से के ऊपर के लोगों के लिए सिर्फ 5 दिन की कोवैक्सीन और 4 दिन की कोविशील्ड वैक्सीन का स्टॉक बचा हुआ है। हालांकि आज दिल्ली सरकार को कोविशील्ड की 2,67,690 डोज मिलने जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को खत लिखकर सभी कंपनियों को वैक्सीन बनाने की अनुमति देने की मांग की है। केजरीवाल के मुताबिक कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए बड़ी संख्या में वैक्सीन की जरूरत है, लेकिन मौजूदा हालात में सिर्फ 2 कंपनियां देश की वैक्सीन की जरूरत को पूरा नहीं कर पा रही हैं। केजरीवाल ने पेटेंट कानून में बदलाव की मांग करते हुए दूसरी कंपनियों से वैक्सीन का फॉर्मूला साझा करने का सुझाव भी दिया। आंध्र प्रदेश के तिरुपति से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां एक सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 11 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद वहां मरीजों के घर वालों ने हंगामा करते हुए तोड़फोड़ शुरू कर दी, जिन्हें शांत करवाने के लिए अस्पताल में पुलिस बुलानी पड़ी। मरीजों की मौत से गुस्साए लोगों की बहुत देर तक पुलिस के साथ बहस भी हुई। अस्पताल के जिस वार्ड में यह हादसा हुआ, वहां किसी ने अपने मोबाइल से घटना का वीडियो बनाया। वीडियो में दिखा कि ऑक्सीजन की सप्लाई कम होते ही वहां अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग अस्पताल के कर्मचारियों से मदद की गुहार लगाते नजर आए, तो किसी ने रोना शुरू कर दिया। मरीजों के साथ जो लोग उनकी देखभाल के लिए वहां रुके थे, उनके भी होश उड़ गए। हर कोई अपने मरीज की जान बचाने की कोशिश में जुट गया, लेकिन उनकी तमाम कोशिशों के बाद भी 11 मरीजों की जान नहीं बचाई जा सकी। इस अस्पताल में कोरोना के अलावा बाकी बीमारियों के मरीजों का इलाज भी चल रहा है, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई गई। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने जांच के आदेश जारी कर दिए। कोरोना की टेंशन के बीच दिल्ली से राहत की खबर मिल रही है। यहाँ महामारी से बिगड़ते हालात सुधरते दिखाई दे रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश की राजधानी में इस महामारी से 12,481 इसके नए मामले सामने आए हैं। ये अलग बात है कि नए मामलों के मुकाबले डिस्चार्ज होने वालों की संख्या ज्यादा है। इस बीच 13,583 लोग डिस्चार्ज हुए। एक और शुभ संकेत ये है कि 15 दिनों में दिल्ली में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट गिरकर आधा हो गया। पॉजिटिविटी रेट में आई कमी के बाद अब ये 17.76% पहुंच गया है, जो 14 अप्रैल के बाद सबसे कम है। पिछले 24 घंटों में 347 मरीजों की मौत हुई है। कोरोना से बिगड़ रहे हालात में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लोगों की मदद के लिए डल झील में पहली बोट एम्बुलेंस की शुरुआत हो गई। तारिक अहमद नाम के शख्स ने अपने इस नाव को पिछले साल एम्बुलेंस में तब्दील करने का फैसला लिया था, जो कि अब हकीकत में लोगों की मदद के लिए सबके सामने है। डल झील में मौजूद इस एम्बुलेंस में स्ट्रेचर, व्हीलचेयर, ब्लड प्रेशर की जांच करने वाली मशीन और पीपीई किट की सुविधा दी गई, ताकि झील के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने के दौरान मरीज को दिक्कत ना हो। इस कोशिश को वहां के लोगों ने सराहा भी। यही एक सहारा है इंसान के लिए, क्योंकि हमें झील के क्रॉस कर ले जाए। इस बोट एम्बुलेंस के मालिक ने झील में घूम कर लाउड स्पीकर की मदद से लोगों से अपील की कि वो कोरोना नियमों को माने, घर में ही बैठे और मास्क लगाइए। तारिक अहमद ने बताया कि उन्होंने किस मकसद से इसकी शुरुआत की। अवेयर करना हमें कि एम्बुलेंस प्रॉपर तरीके से कैसे हम एक पेशेंट को ले जा सकते हैं। बोट एम्बुलेंस में साफ सफाई रहे, इसके लिए समय समय पर सैनिटाइजर छिड़कने का भी ख्याल रखा गया। भारत में बढ़ते कोरोना मामलों की वजह से हालात तो चिंताजनक बने हुए हैं। इस बीच कांग्रेस ने कोरोना से निपटने के लिए 13 सदस्यीय कोविड रिलीफ टास्क फोर्स का गठन किया है। इसकी अगुवाई गुलाम नबी आजाद करेंगे। ये रिलीफ टास्क फोर्स कांग्रेस की ओर से किए जा रहे राहत कार्यों को देखेगी। कांग्रेस की ओर से गठित की गई इस टास्क फोर्स में गुलाम नबी आजाद के अलावा प्रियंका गांधी वाड्रा, अंबिका सोनी, मुकुल वासनिक, पवन बंसल, केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, रणदीप सुरजेवाला, मनीष तरतार्थ, अजय कुमार, पवन खेड़ा, गुरदीप सिंह और वीवी श्रीनिवास शामिल हैं।
तो गुलाम नबी को कमान सौंपी गई है। गुलाम नबी की अगुवाई में ये नई टास्क फोर्स का गठन कांग्रेस ने किया है, जिसमें 13 मेंबर शामिल हैं, जिनके नामों का ऐलान भी हुआ है। इसमें पवन खेड़ा के अलावा अजय कुमार और अन्य शामिल हैं। न्यूयॉर्क सिटी में गोली से घायल हुई 4 साल की एक बच्ची की मदद करने वाली महिला पुलिसकर्मी की बहादुरी के किस्से ऐसे छाए कि वो रातों रात अमेरिका की हीरो बन गई। 3 दिन पहले न्यूयॉर्क के मशहूर टाइम्स स्क्वायर में गोलीबारी हुई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। घायलों में ये बच्ची भी एक थी, जिसे तुरंत अस्पताल पहुंचाने के लिए अलिस्सा वोगल नाम की पुलिसकर्मी ने जो फुर्ती और जाबाजी दिखाई, उसने लोगों का दिल जीत लिया। घटना वाले दिन के सामने आए वीडियो में पुलिस घायलों की मदद में जुटी दिखी। तभी एक पुलिस वाले ने गोलीबारी में एक बच्ची के जख्मी होने का जिक्र किया। बच्चा शब्द सुनते ही वोगल के हाथ पांव फूल गए, लेकिन उन्होंने अपने डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया और वो तुरंत बच्ची की तरफ भागी। खून में लथपथ बच्ची को देखते ही पुलिसकर्मी ने तुरंत उसे गोद में उठाया और एम्बुलेंस की तरफ दौड़ पड़ी। बीच सड़क पर एक बच्ची को गोद में लेकर भागती पुलिस अफसर को देखकर हर कोई निशब्द रह गया। अमेरिका में लोगों ने शायद ही कभी पुलिस का ये सौम्य अवतार देखा हो, इसलिए हर जगह वोगल के चर्चे शुरू हो गए और वो छा गई। I think my motherly instincts just went to, I need to help her. अलिस्सा वोगल ने बताया कि पुलिसकर्मी होने के नाते बच्ची की रक्षा करना उनकी जिम्मेदारी तो थी ही, वो खुद भी हाल ही में मां बनी है, इसलिए बच्ची को तकलीफ में देखकर उनकी ममता उमड़ पड़ी। गुजरात के 36 शहरों में नाइट कर्फ्यू बढ़ाया गया। गुजरात के 36 शहरों में लगे नाइट कर्फ्यू को 1 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया। अब वहां 18 मई सुबह 6 बजे तक सख्ती रहेगी। इस दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी। दिल्ली के पास हरियाणा के फरीदाबाद में 100 बिस्तरों वाले कोविड केयर सेंटर की शुरुआत की गई। इस अस्पताल को सेना की ओर से तैयार किया गया है। कोविड का संकट आया है तो हमारे देश की सेना उसमें अपना भरपूर सहयोग कर रही है। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से 2 टैंकरों में ऑक्सीजन भरकर यूपी के कानपुर लाई गई। ये ऑक्सीजन अब जरूरत के हिसाब से कानपुर और आसपास के इलाकों में सप्लाई की जाएगी। कोरोना खतरे को देखते हुए नागालैंड में भी 7 दिनों का लॉकडाउन लगा दिया गया, जो शुक्रवार से लागू हो जाएगा। लखनऊ में कुछ ऑटो वालों ने ऑटो एम्बुलेंस की शुरुआत की। ये लोग कोरोना मरीजों को मुफ्त में ये सेवा देंगे। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 40,956 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 51,79,000 हो गई है। राज्य में भी 5,58,000 कोरोना के एक्टिव केसेस हैं। इन लोगों का या तो घर पर या फिर अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं पिछले एक दिन में 793 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। 71,966 और लोगों के ठीक होने के बाद अभी तक 45,41,391 लोग रिकवर हो चुके हैं। मुंबई में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,717 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 51 लोगों की मौत हुई है। हरियाणा के सिरसा में लॉकडाउन तोड़कर एक पार्क में घूम रहे कुछ लोग पुलिस वालों को देखकर वहां से भाग निकले। राज्य में 17 मई तक लॉकडाउन लागू है, इसलिए शहर के अलग अलग पार्क में जाकर पुलिस की कई टीमें घर से बेवजह निकल रहे लोगों पर सख्ती बरत रही है और जो वहां मिल रहा है उसे समझाया जा रहा है। ऐसी ही कुछ तस्वीरें वहां के एक पार्क से सामने आई, जिनमें डीएसपी आर्यन चौधरी कुछ पुलिस वालों के साथ वहां पहुंचे। पुलिस की इस टीम को देखते ही वहां घूम रहे कुछ लोग भागने लगे। ये तस्वीरें देखकर ऐसा लगा मानो चोरों के पीछे पुलिस वाले दौड़ रहे हों। इस पार्क में कुछ बुजुर्ग भी मिले, जिनसे पुलिस वालों ने लॉकडाउन के नियम मानने की अपील की। ये आपको बताया जाता है बार-बार, पार्क में नहीं आना है। डीएसपी ने भरोसा दिया कि लॉकडाउन का पालन कराने के लिए कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। पर जहाँ भी जो मिलते हैं उनको वहाँ से भेजा जाता है। पार्क के बाहर एक बुजुर्ग ने पुलिस वालों से बहसबाजी शुरू कर दी, जिन्हें काफी देर तक समझाने के बाद वहां से भेज दिया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में 3 आतंकी मारे गए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में जवानों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सीआईडी की डीएसपी आदित्य हिराधर की कोरोना से मौत हो गई। वो रायपुर में सीआईडी पुलिस मुख्यालय में नियुक्त थे और कोरोना होने के बाद उनका इलाज बिलासपुर के निजी अस्पताल में चल रहा था। सेना ने जम्मू कश्मीर के उरी और बारामूला में कोविड केयर सेंटर बनाए, जहां 30 कोरोना मरीजों को रखा जा सकता है। इसके अलावा सेना के जवान इलाके के लोगों को दवाइयां, मास्क, सैनिटाइजर और पीपीई किट भी बांट रहे हैं।
कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए मुंबई के नगर निगम बीएमसी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। इसी कड़ी में बीएमसी ने 4 बड़े अस्पतालों में बच्चों के लिए अलग वार्ड बनाने का फैसला किया, जिनको बनाने की शुरुआत अगले हफ्ते से होने की उम्मीद है। दूसरी लहर में जिस तरह से बीएमसी को सफलता मिली है, उसको देखते हुए 4 जगहों पर कोरोना से संक्रमित बच्चों के इलाज के लिए अलग से वार्ड बनाने का फैसला किया है। जुलाई अगस्त के महीने में कोरोना की तीसरी लहर के आने की आशंका जताई जा रही है। विशेषज्ञों ने बताया कि इस लहर का सबसे ज्यादा असर बच्चों पर होगा। यही वजह है कि बीएमसी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी। मुझे पता है कि ये लड़ाई बहुत लंबी है, इसलिए हमने हमारी जो तैयारी है पूरी तरह चुस्ती से हम उसमें लगे हुए हैं। कोरोना के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने वाली कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चिट्ठी लिखकर जवाब दिया। इस खत में बीजेपी अध्यक्ष ने कांग्रेस पार्टी के रवैये पर सवाल उठाते हुए कोरोना योद्धाओं का मनोबल तोड़ने का आरोप लगाया। जेपी नड्डा के इस आरोप का जवाब देने में कांग्रेस ने भी देर नहीं लगाई। आपको प्रधानमंत्री देश के लोगों ने इसलिए नहीं बनाया था कि जब कयामत आए तो आप आंखें बंद कर लें। कोरोना संक्रमण की वजह से महाराष्ट्र में लॉकडाउन एक बार फिर बढ़ सकता है। लॉकडाउन की पाबंदियों को बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र कैबिनेट ने आज बैठक बुलाई है। बैठक दोपहर 3:30 बजे होगी। महाराष्ट्र में फिलहाल 15 मई तक लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू हैं। अगर लॉकडाउन बढ़ाया गया तो मई के आखिर तक ये लागू रह सकता है। कोरोना के कहर पर काबू पाने के लिए देश के अधिकतर हिस्सों में लॉकडाउन जैसी कड़ी पाबंदियां लागू हैं। महाराष्ट्र में खासकर मुंबई और पुणे में कोरोना के मामलों में लॉकडाउन के चलते गिरावट देखने को मिली है। फिर भी देश में सबसे ज्यादा केस इसी राज्य से सामने आ रहे हैं। कोरोना वायरस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेने के लिए चेन्नई के एक सरकारी अस्पताल के बाहर मारामारी मच गई। कोरोना की चपेट में आ चुके अपने करीबियों को बचाने के लिए वहां जुटे लोगों ने अपनी जान जोखिम में डाल दी और कोरोना नियमों की अहमियत को भूलकर इस इंतजार में अस्पताल के मेन गेट के अंदर झांकते रहे कि कब वो गेट खुले और उन्हें रेमडेसिविर मिल जाए। लेकिन ये इतना आसान कहाँ था। वहाँ पहुंचे हर शख्स को इंजेक्शन लेने की जल्दी थी। ऐसे में वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगे। सोशल डिस्टेंसिंग तो वहाँ दूर दूर तक दिखाई नहीं दी। पुलिस वालों को रास्ता जाम होने पर ट्रैफिक व्यवस्था संभालनी पड़ी। भीड़ बढ़ी तो पुलिस वालों को लोगों को मेन गेट से दूर भी करना पड़ा। इसके लिए उन्होंने वहाँ बैरिकेड लगा दिए। लेकिन रेमडेसिविर लेने पहुंचे उन लोगों की समस्या जस की तस बनी हुई थी। ऐसे में उनमें पुलिस वालों को पहले पर्चा देने की होड़ मची रही। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर कोरोना कहर बनकर टूटा है। न्यूज 18 के आदित्य राय की रिपोर्ट है कि राज्य के दंतेवाड़ा के जंगल में 10 नक्सलियों की महामारी में मौत हो गई, जिनका एक दिन पहले अंतिम संस्कार किया गया, जबकि 400 इसकी चपेट में आ चुके हैं। पुलिस के मुताबिक 20 दिन पहले बीजापुर और सुकमा के जंगलों में इनकी कई मीटिंग हुई थी, जिनमें 500 से ज्यादा नक्सली शामिल हुए थे और इसी दौरान उनमें कोरोना फैल गया। बताया जा रहा है कि इन इलाकों के जंगलों में 2 लाख से ज्यादा आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं, जिनमें माओवादियों की वजह से संक्रमण फैलने का खतरा है। फिलिस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास के रॉकेट हमले से बौखलाए इजराइल ने गाजा की एक बहुमंजिला इमारत को ही तबाह कर दिया, जिसमें कई लोग मारे गए। बताया गया कि इस इमारत में हमास का दफ्तर मौजूद था, जिसे निशाना बनाते हुए इजराइल ने गाजा में हवाई हमला कर दिया। इजराइल की इस एयर स्ट्राइक में वो 13 मंजिला इमारत पूरी तरह नेस्तनाबूद हो गई। सामने आई तस्वीरों में वहाँ कई बड़े धमाके होते नजर आए। तभी एक बम उस इमारत पर गिरा, जिसके बाद वो देखते ही देखते ढह गई। इससे पहले हमास ने भी इजराइल पर ताबड़तोड़ रॉकेट दागे। इजराइल के कई शहरों को निशाना बनाते हुए करीब 130 रॉकेट दागे गए। वहां से सामने आई तस्वीरों में कई रॉकेट एक के बाद एक आसमान की तरफ बढ़ते दिखे। हालांकि इनमें ज्यादातर रॉकेट हवा में ही मार गिराए गए। सामने आई तस्वीरों में इजराइल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्शन में दिखाई दिया। ये रॉकेट हमले दिन के अलावा रात में भी जारी रहे। ऐसे लगा जैसे इजराइल पर रॉकेट की बौछार कर दी गई। इन रॉकेट हमलों में इजराइल के कुछ नागरिकों की भी जान चली गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। अमेरिका से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां एक ऐतिहासिक चर्च में आग लगने से हड़कंप मच गया। 1895 में बनकर तैयार हुआ सेंट लियोस कैथोलिक चर्च वहां के सबसे पुराने और मशहूर चर्च में एक था, जो अचानक आग की चपेट में आ गया, जिसकी तस्वीरें चर्च के सामने से गुजर रही एक गाड़ी में बैठे किसी शख्स ने रिकॉर्ड कर ली। इन तस्वीरों में चर्च के एक हिस्से से आग की लपटें उठती नजर आई और चर्च की कई खिड़कियों से अंदर लगी भीषण आग साफ दिखाई दी।
इस दौरान चर्च की इमारत के ऊपर घने धुएं की चादर नजर आई और ये धुआं चारों तरफ तेजी से फैलने लगा। वहीं मौके पर मौजूद दमकल की टीम आग को बुझाने के काम में लग गई और ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरों में दिखा कैसे दमकल कर्मियों ने चारों तरफ से चर्च पर पानी की बौछार के जरिए आग को बुझाया, जिसके लिए ये दमकल कर्मी क्रेन पर चढ़े नजर आए और क्रेन की मदद से ऊंचाई तक पहुंचकर चर्च के अंदर भी पानी की बौछार की गई। इन तस्वीरों में चर्च को हुए नुकसान का अंदाजा लगाया जा सकता है, जिसकी छत तो पूरी तरह जलकर राख हो गई। कुछ बचा तो सिर्फ ईंट की दीवारें और लोहे का ढांचा। इंग्लैंड के क्रिकेटरों की आईपीएल के बाकी मैचों में खेलने की संभावना काफी कम जताई जा रही है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक इसके संकेत खुद वहां के क्रिकेट बोर्ड ईसीबी ने दिए और व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट शेड्यूल की वजह बताया। इसके पीछे कोरोना संकट की वजह से पिछले हफ्ते आईपीएल टालने के बाद इसे फिर से करवाने के 2 विकल्पों की खबर है, जिसके तहत या तो बाकी बचे मैच T20 वर्ल्ड कप से पहले सितंबर में करा लिए जाएं या फिर नवंबर में। लेकिन ईसीबी ने जानकारी दी कि इन महीनों में इंग्लैंड के खिलाड़ी व्यस्त रहेंगे, क्योंकि इसी दौरान उनकी टीम का बांग्लादेश और पाकिस्तान दौरा होना है। आईपीएल के जो बाकी मैच बचे हैं उनमें अलग अलग टीमों के वहां के 11 खिलाड़ी शामिल हैं। कोरोना की जांच को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अब इससे जुड़े नियम को आसान कर दिया है। सरकार की ये कोशिश है कि घर पर या पड़ोस में किसी संस्थान में लोगों का आसानी से रैपिड एंटीजन टेस्ट हो जाए। इसके लिए सरकार अब बड़े शहरों से लेकर गांव तक रैपिड एंटीजन टेस्ट बूथ लगाने वाली है। ये बूथ 24 घंटे काम करेंगे। हर सरकारी और निजी स्वास्थ्य केंद्र को एंटीजन टेस्ट करने की अनुमति होगी। इसके लिए उन्हें किसी से कोई रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए सरकार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देगी। पश्चिम बंगाल के हुगली में कुछ बदमाशों ने आदित्य नियोगी नाम के एक टीएमसी नेता की गोली मार दी और बताया गया कि वो बाजार में फल खरीदने गए थे। तभी पीछे से उन पर फायरिंग हुई और टीएमसी नेता की पीठ बुरी तरह जख्मी हो गई, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए पास के एक अस्पताल ले जाया गया। हालत बिगड़ने पर उन्हें कोलकाता रेफर किया गया। एम्बुलेंस के जरिए उन्हें वहां से कोलकाता के लिए रवाना किया गया। भरे बाजार में टीएमसी नेता पर गोली चलने के बाद इलाके के लोगों में दहशत फैल गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के पीएम ने बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी और भूटान के पीएम लोटे शेरिंग के बीच फोन पर बात हुई। इस दौरान लोटे शेरिंग ने कोरोना से निपटने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की ओर से उठाए गए कदमों की तारीफ की। साथ ही उन्होंने कोरोना की इस लड़ाई में देश के लोगों के साथ की भी तारीफ की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में बनाए गए कोविड केयर सेंटर्स का दौरा किया और वहां सभी सुविधाओं की जानकारी ली। डीआरडीओ ने वहां अटल बिहारी वाजपेयी कोविड अस्पताल और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हज हाउस में कोरोना मरीजों के लिए कोविड केयर सेंटर बनाया है। जम्मू कश्मीर सरकार ने उन बुजुर्गों को पेंशन देने का ऐलान किया जिनके घर के कमाने वाले सदस्य की कोरोना की वजह से मौत हो गई। झारखंड के टाटानगर से 6 ऑक्सीजन कंटेनर कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु लाए गए। इसके लिए रेलवे ने ग्रीन कॉरिडोर बनाया ताकि इन कंटेनरों को ले जाने में ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन को कोई दिक्कत न हो। अभिनेत्री श्वेता तिवारी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि उसमें दिख रहा आदमी उनका पूर्व पति अभिनव कोहली है और वो उनके हाथों से उनके बेटे को छीनने की कोशिश कर रहा है। छत्तीसगढ़ के सुकमा से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां स्कॉर्पियो सवार एक संदिग्ध पुलिस का बैरियर तोड़कर भाग निकला। हालांकि बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। यह आदमी आंध्र प्रदेश और ओडिशा की कई पुलिस नाकों को तोड़ता हुआ छत्तीसगढ़ में दाखिल हुआ था, जिसमें सुकमा की तरफ बढ़ने की जानकारी मिलने पर सीआरपीएफ के जवानों ने सड़क पर बैरिकेड लगा दिए। लेकिन तभी वो आदमी वहां पहुंचा और तेज रफ्तार से स्कॉर्पियो दौड़ाता हुआ आगे निकल गया। गाड़ी की ये रफ्तार देख जवान भी हैरान रह गए और उन्होंने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। लेकिन इसके बाद सीआरपीएफ के जवानों ने उनका पीछा शुरू कर दिया। बताया गया कि तभी एक जवान ने गोली चलाई जो गाड़ी चला रही संदिग्ध को लग गई। इसके बाद उसकी स्कॉर्पियो बेकाबू होकर सड़क से नीचे उतर गई। बाद में उस संदिग्ध को पकड़ लिया गया और अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ब्रिटेन की एक पोस्टल सर्विस कंपनी ने कॉर्नवॉल से सेंट मैरीज द्वीप तक ड्रोन के जरिए पीपीई किट और कोरोना टेस्ट किट जैसी चीजों की डिलीवरी का ट्रायल किया। ऐसा पहली बार हुआ कि ड्रोन का इस्तेमाल एक शहर से दूसरे शहर के बीच दूर दराज के इलाकों में सामान पहुंचाने के लिए किया गया।
ट्रायल के दौरान सबसे पहले ब्रिटेन के कॉर्नवॉल में पोस्टर कंपनी के एक स्टाफ ने रनवे पर खड़े एक विशाल ड्रोन में सामान रख दिया, जिसके बाद ये ड्रोन उड़ान भरने को तैयार नजर आया। किसी नन्हे हवाई जहाज की तरह दिखने वाला ड्रोन सामान लेकर आसमान की ओर उड़ गया और कुछ पल में आग से ओझल हो गया। कुछ ही देर में ये ड्रोन सेंट मैरीज द्वीप के एयरपोर्ट के रनवे पर खड़ा नजर आया, जहाँ डिलीवरी कंपनी का एक कर्मचारी वैन लेकर पहुँचा। उसने ड्रोन से सामान उतारकर डिलीवरी वैन में रखा और उसे लेकर वहाँ से निकल गया। दावा है कि ये बड़ा ड्रोन 100 किलो तक का सामान लेकर उड़ान भर सकता है। बताया जा रहा है कि आम ड्रोन से अलग दूर दूर तक उड़ने वाला ये ड्रोन करीब 113 किलोमीटर की दूरी आंखों से ओझल रहकर तय कर सकता है। इतना ही नहीं, एक बार लंबी दूरी तय करने वाला ड्रोन सेंट मैरीज द्वीप पर सामान पहुंचा देगा तो उसके बाद छोटे ड्रोन के जरिए ये सामान द्वीप में घर घर पहुंचाया जा सकेगा। पोस्टल कंपनी का डिलीवरी स्टाफ इस ड्रोन सेवा से बेहद खुश है, क्योंकि अगर ये ट्रायल कामयाब रहा तो इसकी मदद से न सिर्फ कोरोना के दौर में पीपीई किट या टेस्ट किट जैसी चीजें दूर के इलाकों में पहुंचाई जा सकेंगी, बल्कि ये आमतौर पर भी कई दूसरे आइटम की डिलीवरी के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बार फिर केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई। न्यूज़ 18 के अमित सिंह की रिपोर्ट है कि इस बार मामला द्वारिका इलाके में इंदिरा गांधी अस्पताल शुरू नहीं करने का था, जिस पर अदालत ने नाराजगी जताई। असल में दिल्ली सरकार के वकील ने पिछली सुनवाई में दावा किया था कि 250 बेड वाला ये अस्पताल शुरू हो गया है, लेकिन सुनवाई के दौरान एक वकील ने जानकारी दी कि उस अस्पताल में एक भी मरीज को दाखिला नहीं मिला है। तब दिल्ली सरकार के वकील ने पोल खुलती देख ये कबूल किया कि अस्पताल चालू नहीं हुआ है, जिस पर हाईकोर्ट भड़क गई और फटकार लगाया कि शनिवार को मीडिया में खबर थी कि इंदिरा गांधी अस्पताल चालू हो गया है और आज मंगलवार को वो कह रहे हैं कि चालू नहीं है। इस मामले में जज ने दिल्ली सरकार से हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ब्रिटेन में होने वाले G7 समिट में व्यक्तिगत तौर पर हिस्सा नहीं लेंगे। कोरोना के बिगड़ते हालात की वजह से पीएम मोदी ने ब्रिटेन का अपना दौरा रद्द कर दिया है। विदेश मंत्रालय की जानकारी के मुताबिक कोरोना की मौजूदा स्थिति को देखते हुए पीएम मोदी G7 समिट में व्यक्तिगत तौर पर मौजूद नहीं रहेंगे। हालांकि पीएम मोदी G7 की बैठक में वर्चुअल तौर पर हिस्सा ले सकते हैं। दरअसल भारत G7 समिट का मेंबर नहीं है, लेकिन ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने पीएम मोदी को बैठक में शामिल होने के लिए विशेष तौर पर आमंत्रण भेजा था। गुजरात के मोरबी से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें एक बुजुर्ग महिला को उसका बेटा झाड़ू से पीटता दिखा। ये वीडियो करीब 20 दिन पुराना बताया गया और हाल ही में वायरल हुआ है, जिसमें एक शख्स एक बुजुर्ग महिला को झाड़ू से मारता दिखा। इससे पहले वो बूढ़ी महिला एक कमरे में लेटी दिखी, जिससे एक औरत वहां से जबरदस्ती उठाकर ले गई, लेकिन बाहर निकलकर थोड़ी दूर चलते ही बुजुर्ग औरत जमीन पर बैठ गई। फिर क्या, उसका बेटा झाड़ू लेकर वहां पहुंच गया। उसने उसे अंदर भेजने के लिए डराना धमकाना शुरू कर दिया, जिसके बाद पास खड़ी दूसरी औरतें बुजुर्ग महिला को उठाकर ले जाने लगी, लेकिन उसके बेटे के सर पर तो जैसे पागलपन सवार था। उसने आव देखा न ताव माँ को जोर से झाड़ू से मारा। ये वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने मां से मारपीट करने वाले बेटे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का भरोसा दिया। कोरोना का कहर झेल रही दिल्ली के लिए थोड़ी राहत की खबर है। न्यूज़ 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान पॉजिटिविटी रेट करीब 18% रहा, यानी जांच करवाने वाले हर 100 लोगों में इतने ही रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जबकि 26 अप्रैल को ये 35% था, यानी 15 दिनों में पॉजिटिविटी रेट आधा हुआ है। पिछले 24 घंटे में नए मरीज भी करीब 12,500 ही आए और ये आंकड़ा भी 12 अप्रैल के बाद सबसे कम है। यूपी के बहराइच से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां चालान काटने पर उतारू दारोगा ने मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे आदमी को आगे बैठाकर उसका चालान काट दिया। बताया गया कि पुलिस वहां लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए चेकिंग कर रही थी, लेकिन तभी मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोगों को देखकर पुलिस वालों ने उन्हें रोक लिया। मोटरसाइकिल चला रहे आदमी ने हेलमेट पहना था। ऐसे में वहां मौजूद दारोगा ने पीछे बैठे लड़के को उतार लिया और उससे पूछताछ शुरू कर दी। चालान काटने की जिद पर अड़े दारोगा ने पीछे बैठे लड़के को ही मोटरसाइकिल पर आगे बैठा दिया और फिर उसकी फोटो खींचकर उसका चालान काट दिया। इस बीच किसी ने इस मामले का वीडियो बना लिया, जिसके वायरल होने के बाद बहराइच की पुलिस कप्तान ने कार्रवाई करते हुए आरोपी दारोगा को लाइन हाजिर कर दिया।
बिहार के बक्सर में गंगा घाट पर करीब 50 शव नदी में तैरते नजर आए, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया। इलाके के लोगों ने शक जताया कि कोरोना मरीजों की मौत के बाद उनके घर वालों ने अंतिम संस्कार के नाम पर इन शवों को गंगा नदी में बहा दिया। और उन शवों को देखने के बाद इलाके में महामारी की आशंका से दहशत फैल गई। वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें दर्जनों शव गंगा नदी में बहते दिखे। बक्सर के चौसा में गंगा घाट पर एक साथ दर्जनों शव मिलने के बाद जिला प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए। प्रशासन के अधिकारी तुरंत नाव लेकर नदी में उतर गए और ये पता करने की कोशिश की गई कि आखिर ये शव कहां से बहकर आए हैं। प्रशासन ने सभी शवों के उत्तर प्रदेश से बहकर आने की आशंका जताई। देखना पड़ेगा कि उधर उत्तर प्रदेश की तरफ से कहां से आए। इतनी बड़ी तादाद में नदी में शवों के मिलने के बाद पुलिस ने वहां गंगा के घाट की चौकसी बढ़ा दी। पुलिस के कुछ जवानों को वहां तैनात किया गया, जिन्होंने वहीं डेरा डाल दिया। बिहार के बक्सर में ही नहीं बल्कि यूपी के गाजीपुर में भी गंगा नदी में कई शवों के मिलने का दावा किया गया। इलाके के लोगों ने नदी में 1 किलोमीटर के दायरे में करीब 100 शवों के मिलने की बात कही है। तो अगर जल प्रवाह जो किया गया है उससे कोरोना फैलने की संभावना व्यक्त किया जा रहा है। गाजीपुर में नदी में शवों के मिलने के बाद प्रशासन ने भी वहां सख्ती कर जांच तेज कर दी। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख पर ईडी ने मुकदमा दर्ज किया। भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे पूर्व मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई के बाद ईडी ने भी मुकदमा दर्ज कर लिया। ईडी के एक्शन में आते ही बीजेपी फिर से उद्धव सरकार पर हमलावर हो गई। अनिल देशमुख के बाद अनिल परब का भी नंबर लगने वाला है। बीजेपी के इस हमले का जवाब कांग्रेस की ओर से सचिन सावंत ने ट्वीट करके दिया। उन्होंने अपने ट्वीट में केंद्र सरकार पर राजनीतिक द्वेष के तहत काम करने का आरोप लगाया। हरियाणा पुलिस ने स्वराज इंडिया के नेता योगेंद्र यादव और कुछ आरोपियों को नोटिस भेजा। आरोप है कि किसान आंदोलन के लिए बंगाल से आई लड़की से दरिंदगी की गई। योगेंद्र यादव पर आरोप है कि उन्होंने इस लड़की की शिकायत के बावजूद मामले को दबाने की कोशिश की। तेलंगाना में सुबह से 10 दिनों के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया। इस दौरान सिर्फ 4 घंटे ही दुकानें खोली जाएंगी। जम्मू कश्मीर सरकार कोरोना संकट में मजदूरों की आर्थिक मदद करेगी। सरकार राज्य के सभी रजिस्टर्ड मजदूरों को अगले 2 महीने तक 1-1 रुपए देगी। इसके अलावा कटरा में पालकी, घोड़े और पिट्ठू वालों को भी 1-1 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यही नहीं, सरकार ने कोरोना की वजह से जिन बच्चों के घर वालों की मौत हुई, उन्हें स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया। टीका अभियान का तीसरा चरण शुरू होने के बाद जम्मू में टीके की कमी की वजह से कुछ टीका केंद्र बंद करने पड़े। ऐसे ही एक सेंटर पर न्यूज़ 18 पहुंचा, जहां सन्नाटा दिखाई दिया। सिर्फ एक कश्मीर और एक जम्मू में सेंटर काम कर रहा है, वहां पर भी काफी संख्या में लोग जो पहुंच रहे हैं उनको निराशा ही हाथ लग रही है। हालांकि जम्मू में 4 में से केवल एक सेंटर ही चल रहा है, जहां टीका लगवाने पहुंचे लोगों ने टीके की कमी को जल्द पूरा करने की मांग की। जितनी जल्दी हो सके, जितना ज्यादा सेंटर्स हो सकते हैं उनको ओपन करने चाहिए, कि जितने ज्यादा लोग लगाएंगे उतना ही बेनिफिट होगा। डीआरडीओ की कोरोना रोधी दवा 2DG अगले 10 दिनों में भारत के बाजारों में उपलब्ध होगी। डीआरडीओ के वरिष्ठ विज्ञानी डॉक्टर अनिल मिश्रा और डॉक्टर नरेंद्र आर्या के मुताबिक 7 से 10 दिन में ये दवा बाजार में आने की संभावना है। इस दवा का प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया गया है और हर राज्य में इसकी सप्लाई भी की जाएगी। ये दवा एक पाउडर के रूप में है और इसे पानी में मिलाकर दिया जाता है। डीआरडीओ की इस दवा को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बेहद कारगर माना जा रहा है, जहां इस दवा की मदद से महज 7 दिन में कोरोना मरीजों के ठीक होने का दावा किया गया है। कोरोना संकट में देश के अंदर ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा मांग है और देश भर में कई प्लांट ऑक्सीजन बनाने के काम में जुटे हैं। ऐसे ही एक प्लांट के अंदर न्यूज़ 18 की टीम भी पहुंची, जहां लिक्विड ऑक्सीजन बनाई जाती है। लिक्विड ऑक्सीजन का ये प्लांट यूपी के मोदी नगर में है, जहां कोरोना संकट से पहले बड़े उद्योगों के लिए ऑक्सीजन बनाई जाती थी। अब इस प्लांट में जितनी भी ऑक्सीजन बनती है, उसकी सप्लाई अलग अलग अस्पतालों में की जाती है। ऑक्सीजन बनाने की प्रक्रिया में सबसे पहले एक बड़े फिल्टर के जरिए हवा को इकट्ठा किया जाता है। ये फिल्टर हाउस है। फिल्टर हाउस हवा को लेता है, उसके बाद हवा को लेकर उससे डस्ट को अलग करके एयर कंप्रेसर में भेजता है। एयर कंप्रेसर में हवा का दबाव बढ़ाया जाता है और उसके बाद इसे कोल्ड बॉक्स में भेजा जाता है। कोल्ड बॉक्स में जाने के बाद सबसे जरूरी काम शुरू होता है, यानी हवा से ऑक्सीजन को अलग करने का। -183 डिग्री सेंटीग्रेड से हमारा ऑक्सीजन सेपरेट होता है लंप। हवा से ऑक्सीजन अलग होने के बाद उसे स्टोरेज टैंक में जमा किया जाता है और फिर जरूरत के हिसाब से क्रायोजेनिक टैंकों में भरा जाता है। क्रायोजेनिक टैंक है ये। इन टैंकों में भर के ऑक्सीजन को अलग अलग अस्पतालों में, अलग अलग राज्यों में भेजा जाता है। बताया गया कि 12 टन के एक टैंक को भरने के लिए करीब 30 मिनट का वक्त लगता है। एस्ट्राजेनेका और फाइजर बायोटेक की वैक्सीन पर इंग्लैंड की स्वास्थ्य सेवा से जुड़े
PHE यानी पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने बड़ा दावा किया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट है कि एस्ट्राजेनेका के टीके की एक डोज लगवाने पर कोरोना से मौत का खतरा 80% तक कम हो जाता है। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड एस्ट्राजेनेका से लाइसेंस लेकर ही बनाई जा रही है, जबकि फाइजर की वैक्सीन की अगर दोनों डोज किसी ने लगवाई है तो मौत से उसकी सुरक्षा 97% तक हो जाती है। PHE का दावा है कि फाइजर के टीके की दोनों डोज लगवाने पर 80 साल से ऊपर वालों को भी अस्पताल में भर्ती होने की नौबत बहुत कम आती है। दिसंबर से अप्रैल तक कोरोना के लक्षण वाले मरीजों के आंकड़े जुटाने के बाद ये रिपोर्ट तैयार की गई है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कोरोना पीड़ित परिवारों के लिए राहत का ऐलान किया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वृद्ध लोगों के लिए आजीवन पेंशन का ऐलान किया, जिन्होंने अपने परिवार के कमाने वाले मेंबर खोए हैं। वहीं कोरोना की वजह से जिन बच्चों ने अपने माता पिता या फिर अभिभावक खोए हैं, उन्हें विशेष छात्रवृत्ति दी जाएगी। कश्मीर सरकार ऐसे हर परिवार तक जाएगी, वित्तीय मदद देगी। अमेरिका ने यूरोप के देशों के साथ मिलकर वहां अपना विशाल सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया और यह मिलिट्री एक्सरसाइज जून तक चलेगी। वैसे तो यह अभ्यास हर साल ही होता है, लेकिन इस बार रूस और यूक्रेन के बीच तनाव की वजह से इसे काफी अहम माना जा रहा है, जिसमें अमेरिका के साथ जर्मनी, रोमानिया, द नीदरलैंड्स और पोलैंड के करीब 1000 सैनिकों ने हिस्सा लिया। सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर विशाल हवाई जहाजों से जवान पैराशूट लेकर एक एक कर ऐसे नीचे कूदते नजर आए, मानो जब जंग में जमीन पर जगह जगह गोलियां बरस रही होंगी, तब आसमान से ऐसे ही धावा बोला जाएगा। इसके बाद तो आसमान में पैराशूट ही पैराशूट छा गए। हालांकि अमेरिका की तरफ से ये साफ किया गया कि इस अभ्यास का मकसद किसी देश पर हमला करना नहीं, बल्कि मुश्किल में फंसे मित्र देश का साथ देने के लिए आपसी तालमेल और मुस्तैदी बढ़ाना है। This has nothing to do with what happened in Ukraine. This is strictly an exercise to show the readiness. इस सैन्य अभ्यास से अमेरिका एक तीर से 2 निशाने साधने की फिराक में है। पहला तो ये कि हजारों की संख्या में अपने सैनिकों को यूरोप में लाकर उसने यूरोप की सुरक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर दी। साथ ही मिलिट्री एक्सरसाइज के जरिए वो अपनी ये तैयारी भी परखेगा कि कल को अगर जंग हो जाए तो वो अपनी सेना और हथियारों का जखीरा हजारों किलोमीटर दूर यूरोप तक कैसे पहुँचाएगा। कोरोना की बेकाबू रफ्तार की वजह से यूपी की जेलों में बंद कैदियों की रिहाई हो सकती है। न्यूज 18 के अजीत सिंह की रिपोर्ट है कि योगी सरकार 10,000 कैदियों को जल्द पैरोल पर रिहा कर सकती है, जो कई चरणों में पूरा किया जाने का प्लान है, क्योंकि दूसरी लहर में स्थिति भयानक हो चुकी है और तमाम सख्तियों के बावजूद हालात बिगड़ते जा रहे हैं, जबकि जेलों में भी कैदियों के पॉजिटिव होने की खबर लगातार सामने आ रही है। ऐसे में सरकार पेरोल पर कैदियों को रिहा करने जा रही है ताकि जेलों में संख्या कम हो सके। कोरोना संकट की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने भी जेलों से कैदियों की संख्या घटाने का आदेश दिया है। झारखंड के धनबाद में हत्या के 2 आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस टीम के सामने ही गांव के लोगों ने खूब हंगामा किया। बताया गया कि शराब पीने को लेकर हुए विवाद में वहां एक लड़के की हत्या कर दी गई, जिसकी जानकारी मिलते ही जब पुलिस की टीम 2 आरोपियों को पकड़कर अपने साथ लाने लगी तो गांव के लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। इस दौरान पुलिस की गाड़ी को घेरकर लोगों ने धक्का मुक्की शुरू कर दी। देखते ही देखते वहां पर इतने लोग इकट्ठा हो गए कि हालात बिगड़ने की नौबत आ गई। हालांकि पुलिस वालों ने समझदारी दिखाते हुए अपनी कार्रवाई जारी रखी और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। फिर भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उन लोगों ने थाने का घेराव कर दिया। इस दौरान वहां पर एक महिला फूट फूट कर रोती दिखी। 2 लड़कों ने मिल करके ये बांदा वाला जो लड़का था अब्दुल मार दिया। थाने के सामने धरने पर बैठे लोगों में कई महिलाएं और बच्चे भी नजर आए, जिनको बड़ी मुश्किल से पुलिस वालों ने समझाकर प्रदर्शन को खत्म करवाया। जम्मू में कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट में गड़बड़ी के आरोपों पर हाथापाई हो गई। वहां के जिस कोरोना सेंटर में हंगामा हुआ, वहां अपनी रिपोर्ट लेने पहुंचे लोगों ने आरोप लगाया कि उन्हें गलत जानकारी दी गई और देखते ही देखते इस बात पर बवाल बढ़ गया। एक शख्स की तो कोरोना सेंटर पर मौजूद डॉक्टर से हाथापाई तक हो गई, क्योंकि युवक के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट से जुड़े सवालों से डॉक्टर झुंझला गईं और इसी झुंझलाहट में उसने युवक को धक्का दे दिया। फिर क्या था, बहस बढ़ गई और कोरोना सेंटर पर मौजूद पुलिस वाले ने बीच बचाव की कोशिश की। धक्का किसको मार रहे हो? डॉक्टर क्या हो? मैं ये पागल हूं। युवक का आरोप है कि उसे रिपोर्ट दिखाए बिना पॉजिटिव या नेगेटिव होने की गलत जानकारी दी गई। बिना बताए सबको कह रहे हैं कि नेगेटिव है, जाओ पॉजिटिव जाओ। बंदे को प्रूफ तो दो नेगेटिव पॉजिटिव है।
जम्मू के इस कोरोना सेंटर पर सुबह से अपनी रिपोर्ट लेने आने वालों की लंबी लाइन लग गई। लेकिन बात उस समय बिगड़ गई जब कई लोगों ने आरोप लगाया कि उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव होने की बात कही गई थी, जबकि रिपोर्ट मिलने पर टेस्ट नेगेटिव निकला। अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर वैक्सीन का फार्मूला दूसरी कंपनियों से बांटने का सुझाव दिया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने देश में वैक्सीन की कमी को दूर करने पर अपनी राय दी। केजरीवाल ने पीएम को सलाह दी कि इस वैक्सीन का फॉर्मूला दूसरी कंपनियों को भी बांटना चाहिए, क्योंकि सिर्फ 2 कंपनियों के उत्पादन से पूरे देश को वैक्सीन मिलना संभव नहीं है। कोरोना से लड़ाई में WHO के उत्तर प्रदेश मॉडल की तारीफ करने पर सियासत शुरू हो गई। WHO ने राज्य सरकार के गांवों में कोरोना पर लगाम लगाने की कोशिशों की तारीफ की, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस मामले में सरकार पर हमला जारी रखा। WHO के सर्टिफिकेट क्या करेंगे, जिसके बाद राज्य के मंत्रियों ने उसे खरी खरी सुना दी। कोई काम करता है तभी उसकी तारीफ होती है। आपके मुखिया तो लोगों को वैक्सीन नहीं लगवाने दे रहे थे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कोरोना मरीजों के घर से बाहर निकलने पर सख्ती बढ़ा दी गई। यही नहीं, अब क्वारंटीन नियम तोड़ने वाले ऐसे मरीजों की जानकारी बताने वालों को 500 रुपए का इनाम देने का भी ऐलान किया गया। गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाड़ी ने राज्य सरकार पर उनके खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने उस गैर सरकारी संगठन का बैंक खाता सीज कर दिया जो उनकी मदद कर रहा था। जिग्नेश अपने विधानसभा क्षेत्र वडगांव में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि कोरोना मरीजों को मदद मिल सके। मुझे मदद करने वाली संस्थाओं को टारगेट करना, मुझे लगता है पॉलिटिकल वेंडेटा का सबसे वर्स्ट फॉर्म है। कोरोना संकट की इस घड़ी में जहां कुछ लोग जमाखोरी और काला बाजारी में लगे हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुसीबत की इस घड़ी में लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। इन्हीं में एक है दिल्ली के रहने वाले चिरंजीवी मल्होत्रा, जो कोरोना मरीजों को फ्री में एम्बुलेंस मुहैया कराने के साथ ही कोरोना मरीजों के शवों का अंतिम संस्कार भी करते हैं। बकायदा एक रीति रिवाज से, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, पूरा उनका अंतिम संस्कार की सेवा निःशुल्क की जाती है। इतना ही नहीं, चिरंजीवी मल्होत्रा ने हल्के और कम लक्षण वाले मरीजों के लिए एक कोविड सेंटर भी खोला है, जहां ऑक्सीजन सिलेंडर समेत कई सुविधाएं मौजूद हैं। 10 बेड्स यहां पर लगाए जा रहे हैं, जिनको सिलेंडर और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के साथ सपोर्ट किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 की हालत गंभीर बताई गई। जिनकी हालत भी खराब है। 4 मरीजों में 1 का जिला अस्पताल में और 3 लोगों का एक निजी अस्पताल में इलाज जारी है। चंडीगढ़ में मास्क नहीं पहनने के आरोप में चालान काटने पर एक शख्स ने बीच सड़क पर जमकर हंगामा किया। बताया गया कि यह आदमी मंडी में सब्जी खरीदने के लिए अपनी पत्नी के साथ पहुंचा था, लेकिन आरोप है कि उसने मास्क नहीं लगाया था, जिसका जब पुलिस वाले चालान काटने लगे तो उसने सड़क पर खूब तमाशा किया। वो वहीं सड़क किनारे बैठ गया और अपनी गलती मानने के बजाय उसने प्रशासन पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। पुलिस वाले उसे समझाते नजर आए। उसकी पत्नी ने भी उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश की, लेकिन वो किसी की सुनने को राजी नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद वो वहां से उठकर जाने लगा, जिसके पीछे पीछे पुलिस वाले भी चलते रहे। कोरोना फरवरी से अगस्त से लेकर फरवरी तक का चला गया था, वापस कैसे आ गया?